नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों आज के क्लास की बात करें तो यहाँ पे आज पूरे 50 नंबर का टेस्ट होगा। हिंदी का टेस्ट है और यहाँ पे जो आपको ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, हिंदी साहित्य, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और विदेशी भाषा के शब्द। तो इन सभी टॉपिक से आज हम आपके लिए 50 नंबर का टेस्ट लाए हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और आपको बता दें कि आपको यहाँ पे ये सोचना है कि आप एग्जाम हॉल में हैं और आप पेपर दे रहे हो और टेस्ट दे रहे हैं, तो कंप्लीट टेस्ट आपको देना है और पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में आपको यह भी बताना है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कबीर दास की भाषा को सदुकड़ी थी, यह किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर राम कुमार वर्मा? तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर राम कुमार वर्मा? तो देखिए दोस्तों, इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसका बिल्कुल सही आंसर। तो ध्यान रखना है आपको, कबीर दास जी की भाषा को सदुकड़ी जो कहा था वह रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो आपका एक नंबर सही हुआ या नहीं हुआ? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे कि कबीर दास के गुरु का नाम क्या था? तो बताइए जरा कबीर दास जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी चैतन्य, रामानंद, नाभादास या फिर कृष्णदास? तो क्या था कबीर दास जी के गुरु का नाम? बताइए जरा कबीर दास जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी चैतन्य, रामानंद, कृष्णदास या फिर नाभादास? तो जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही है, यानी जो रामानंद जी थे ये कबीर दास जी के गुरु थे। अब थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, हम ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करने वाले क्योंकि हमने आपको जब पढ़ाया था वहाँ पे डिटेल डिस्कस किया था। अगर कोई नया स्टूडेंट है इसे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे डिटेल से देख सकता है। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर दास को वाणी का डिटेक्टर कहा गया, रामचंद्र शुक्ल ने भाषा सदुकड़ी कहा था और श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो पंचमेल खिचड़ी कहा था। तो आप इसे देख सकते हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं ली है तो एक प्लेलिस्ट बनाइए, हिंदी की प्लेलिस्ट, वहां पे आप देख सकते हैं, हिंदी क्रैश कोर्स नाम से है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अरबी और पुर्तगाली भाषा हमने आपको डिटेल से समझाई थी। अब आपको इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से पुर्तगाली भाषा का जो शब्द है वह नहीं है। कौन सा नहीं है? अलमारी, गोभी, तंबाकू या फिर गरीब? तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दीजिए आप सभी। और आपको जब दोस्तों यहाँ पे अगर वीडियो खत्म भी हो जाता है प्रीमियर होने के बाद, लाइव होने के बाद, उसके बाद भी आप अपना जो आंसर है वो दे सकते हैं और आपको कंटिन्यूस अपने जो आंसर है वो देने हैं। तो बताइए, अलमारी, गोभी, तंबाकू या फिर गरीब? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको गरीब दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही है। पुर्तगाली भाषा का शब्द गरीब नहीं है। गरीब आपको जो मिलेगा वह अरबी भाषा का मिलेगा। तो अलमारी, गोभी, तंबाकू ये किस भाषा के हैं? पुर्तगाली भाषा के हैं। इसके अलावा अगर बाल्टी की बात करें तो यह भी किस शब्द का है? पुर्तगाली भाषा का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और इसका आंसर क्या होगा कि अरबी भाषा शब्द का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, अरबी भाषा का आपको शब्द बताना है कि इनमें से अरबी भाषा का शब्द कौन सा है। तो बताइए जरा अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? हौसला है, कप्तान है, साबुन है या फिर तिजोरी है? तो कौन सा अरबी भाषा का शब्द होगा? हौसला, कप्तान, साबुन या फिर तिजोरी? तो सोचिए दोस्तों जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा? हौसला, कप्तान, साबुन या फिर तिजोरी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो जी हाँ दोस्तों, जो हौसला है ये बिल्कुल अरबी भाषा का शब्द है और बाकी जो आपको सभी शब्द दिखाई दे रहे हैं, कप्तान, साबुन, तिजोरी, ये तीनों किसके हैं? यह भी पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द अलमारी, गोभी, तंबाकू, कप्तान, साबुन, तिजोरी। तो देख लिया। इसके अलावा बाल्टी भी होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के एग्जाम के लिए कि रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद जी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो बताइए ए, बी, सी या फिर डी, इसमें से कौन सा राइट होगा? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, सुमित्रा नंदन पंत, यह बिल्कुल सही है। तो रूपाब नामक पत्रिका का जो संपादन किया था वो सुमित्रा नंदन पंत जी ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर सी। तो 5 यानी यहां तक हो गया। फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उससे पहले आप यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि गिरजे का घंटाघर, बागेश्वर का मेला, वकीलों का धन लाभ स्वभाव, तंबाकू का धुआं, ये इनकी प्रारंभिक रचनाएं थी। फिर यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1938 में उन्होंने रूपाब नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था।
1961 में पद्म भूषण, और ज्ञानपीठ की बात करें तो 1968 में दिया गया था। और कहीं पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो तिथि मिलती है वो मिलती है आपको 1969, लेकिन आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है वो 1968 ही रखनी है, क्योंकि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो वेबसाइट है वहाँ पे 1968 दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है वो 1969 दिया है। तो फिलहाल 1968 आपको सही रखना है। तो यह थोड़ी थोड़ी बातें हैं इसके बारे में, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, और ये उनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं, आप देख सकते हैं, कला बूढ़ा चांद वगैरह, चिदम्बरा, है ना। तो ये इनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर दीजिए जरा, कि हाल ही में ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या होता है। तो मैं सोचा पहले कि करंट अफेयर का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो आप इसका आंसर बताइए कि हाल ही में ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या है। वाग्मी, निर्निमेष, नवोड़ा या फिर निष्प्रिय। तो क्या इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, तो बताइए जरा कि हाल ही में ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द कौन सा होगा, वाग्मी, निर्निमेष या नवोड़ा या फिर निष्प्रिय। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, नवोड़ा। यह बिल्कुल सही है। तो नवोड़ा किसे कहते हैं, जो हाल ही में ब्याही यानी जो नवीन जो ब्याही स्त्री होती है उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए जरा, कि रंगमंच के पीछे का स्थान को कहा जाता है। रंगमंच के पीछे के स्थान को कहा जाता है रंगवार, नेपथ्य, फलक या फिर लुब्ध। तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, रंगवार, नेपथ्य, फलक या फिर लुब्ध। तो क्या इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, रंगमंच के पीछे का जो स्थान है उसके लिए एक शब्द क्या है या फिर उससे क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो नेपथ्य है यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही है, नेपथ्य कहा जाता है। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाए कि नेपथ्य में हंसी किसकी रचना है, तब आप किसके साथ जाओगे, राजेश जोशी जी के साथ जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 60 वर्ष एक रेखांकन। तो बताइए जरा कि यह जो आत्मकथात्मक जो संस्मरण है ये किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जय शंकर प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, और अपने अगर पिछली क्लासेस ली होगी तो आपको आसानी से याद हो रही होंगी। तो बताइए जरा 60 वर्ष एक रेखांकन किसका एक आत्मकथात्मक संस्मरण है। तो देखिए दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका राइट हो गया। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों यहाँ पे कि निर्निमेष शब्द का अर्थ क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था यूकेएसएससी द्वारा वहीं से आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो बताइए जरा निर्निमेष शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, निर्निमेष का अर्थ होगा, आप पहले बताइए ए, बी, सी या डी इनमें से कौन सा होगा। और बताइए दोस्तों यहाँ पे कि ए, बी, सी, डी में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो निर्निमेष शब्द का अर्थ आलस्य होना, बिना पलक झपकाए, पलक झपकाना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर जो बी दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही है। निर्निमेष कहते हैं जो बिना पलक झपकाए, यानी बिना पलक झपकाए के लिए जो एक शब्द होता है उसे कहते हैं निर्निमेष। और यहीं पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करें। ये कहाँ पे पूछा गया था, ये वीडियो में पूछा गया था। तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिशासी, अधिशासी, अधिशासी या फिर अधिशासी। तो शुद्ध शब्द का चयन करें, ए, बी, सी या फिर डी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो कौन सा इसका सही होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर जो ए है, यह बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे दोस्तों आप बताइए कि आपके 10 में से अभी तक जो फर्स्ट हाफ है हमारा, यानी जो हमारे पहला जो पार्ट है 1/5 का, यहाँ पे कितने नंबर आए आपको। तो बताइए जरा कि यहाँ पे जो 10 नंबर में से आपके कितने नंबर आए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 से 13 तक आपको बताना है कि तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। तो बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या होगा कि यहाँ पे कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, जो यजमान, मौसी और मक्खन। तो बताइए जरा इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, जो यजमान, मौसी और मक्खन। तो तत्सम शब्द का चयन करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 11 का, ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको मिलेगा यजमान। तो यजमान क्या है, तत्सम शब्द है। जो गलत शब्द होता है, जो को जो संस्कृत शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है, यव होता है। तो ध्यान रख लेना। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 कि पहचान, पसीना, चिड़िया और योगी। तो बताइए दोस्तों इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, पहचान में, पसीना में, चिड़िया में, योगी में। तो तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। इसकी डिटेल व्याख्या हमने आपको कराई थी दोस्तों, आई होप आपको याद होगी। तो बताइए पहले इसका राइट आंसर क्या होगा, पहचान, पसीना, चिड़िया और योगी। तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, योगी जो आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही है।
योगी एक तत्सम शब्द है, और यहीं पर अगर आपको जोगी लिखा जाता तो वह क्या होता, वह क्या होता, तद्भव शब्द होता। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? ओझा, कपूर, काजल और कंक्ति। ओझा, कपूर, काजल और कंक्ति, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो बताइए जरा तत्सम शब्द कौन सा है? ओझा, कपूर, काजल, कंक्ति, ए बी सी डी। तो बताइए कौन सा इसका सही होगा? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी ओ डी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ओझा, ओझा का उपाध्याय होता है। कपूर ऐसे नहीं लिखते, कपूर कैसे लिखते हैं? कपूर ऐसा लिखा जाता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यानी यहाँ पे। और काजल की बात करें तो कज्जल होता है, और यहाँ पे जो आपको कंक्ति दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही है। और इसका अगर तद्भव की बात करें तो कंघी होता है, तो कंक्ति बिल्कुल सही है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक। तो शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो बताइए जरा कि पहला जो आपको दिखाई दे रहा है कि चार दीवारी, चार दीवारी, इसे शुद्ध कैसे लिखते हैं? ए बी सी या फिर डी, इसमें से कौन सा सही होगा? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर की बात करें तो बताइए पहले आप क्या होगा, आप सोचिए जरा, आपके पास 2-4 सेकंड है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? चार दीवारी, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। चार दीवारी, चार दीवारी, या चार दीवारी, या फिर चार दीवारी। तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही है, चार दीवारी। तो ध्यान रखना, चार दीवारी, हार और दीवारी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, चार दीवारी बिल्कुल सही शब्द है। और लास्ट यहाँ पे 15वां क्वेश्चन है यहाँ से शुद्ध शब्द का, कि स्वामी भक्त, पक्षी वृंद, मंत्री परिषद और मंत्रीगण, इसमें से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो बताइए जरा कौन सा शुद्ध होगा? ए बी सी या फिर डी। तो कौन सा इसमें शुद्ध होगा? स्वामी भक्त, पक्षी वृंद, मंत्री परिषद या फिर मंत्रीगण। तो बताइए जरा इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही है, स्वामी भक्त ऐसा ही लिखा जाता है। और बाकी अगर पक्षी वृंद की बात करें तो जो छा है यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आएगी, मंत्री ता में भी छोटी ई की मात्रा आएगी, और मंत्रीगण में भी छोटी ई की मात्रा आएगी। हमने आपको बताया था कहीं पर भी भक्त, वृंद, गण या फिर परिषद शब्द जुड़े तो वो आगे वाले जो ई की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा को उसे छोटा कर देता है। तो स्वामी भक्त यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, और इसका आंसर दीजिए जरा कि क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, कि निम्न में आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप दीजिए कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? अनिल, हुताशन, शुचि या फिर कृषाणु। तो कौन सा सही नहीं है? ए बी सी या फिर डी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी 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 तो बताइए, ए बी सी डी, इसमें से सही आंसर क्या होगा कि पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए जरा आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको अनिल दिखाई दे रहा है यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये किसका होता है? ये हवा का होता है। अगर यहीं पर हम अनल कहते तो वह बिल्कुल क्या होता? सही होता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए जरा कि निम्न में कबूतर का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए कबूतर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पिशुन, रक्तलोचन, पारावृत्त और परेवा। तो बताइए ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही होगा? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पिशुन, रक्तलोचन, पारावृत्त और परेवा। तो कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है पिशुन। पिशुन बिल्कुल सही है, पिशुन कौवा का पर्यायवाची शब्द होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए जरा कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पुंडरीक, अंबुज, अब्ज या फिर नीरद। तो ए बी सी डी, इसमें से कौन सा सही होगा? पुंडरीक, अंबुज, अब्ज और नीरद। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो आपने आंसर दे दिया होगा, और ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है। यहीं पर अगर नीरज होता तो बिल्कुल सही होता। और नीरज किसका होता है? दा यानी देने वाला, पानी देने वाला, नीर देने वाला, दा यानी देने, अर्थात किसका होगा? बादल का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 और 19, 20, 21, 22 यानी 4 नंबर यहाँ पे आपको बताने हैं। ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, और ये 21 हो गया, और ये हो गया 22। और यहाँ पे आपको क्या बताना है? शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। तो बताइए दोस्तों शुद्ध शब्द कौन सा होगा? सरोजिनी, सरोजिनी, सरोजिनी या फिर सरोजनी। तो कौन सा इसमें से सही होगा? तो 19 का क्या राइट आंसर होगा?
सरोजिनी, सरोजिनी, सरोजिनी या फिर सरोजनी। तो बताइए क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है सरोजिनी, ऐसा ही लिखा जाता है और कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। और यहाँ पे अगला है कि तत्वधान, तत्वधान, तत्वधान और तत्वधान। तो बताइए जरा इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो क्या होगा ए बी सी डी, 20 का बताइए जरा, 20 का सही शब्द क्या है, शुद्ध शब्द कैसे लिखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं शुद्ध शब्द की, तो जो शुद्ध शब्द है वो आपको जो ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई दे रहा है तत्वधान, यह बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना इसमें क्या गलती है, इसमें जो गलती यानी यहाँ पे जो और में क्या गलती है वो यहाँ की है आदाता की, दो आदाता आती है। तो ध्यान रखना दो आदाता, तो आदाता फिर आदाता फिर वाह, तो ध्यान रखना यह बिल्कुल सही होगा। तो दो आदाता आती है, तो तत्वधान बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शुश्रूषा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, तो इसे तो वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए कि शुश्रूषा सेवा के संदर्भ में होता है। तो बताइए जरा इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो दोस्तों बताइए कि शुश्रूषा यानी 21 का राइट आंसर क्या होगा, शुश्रूषा, शुश्रूषा या फिर शुश्रूषा या फिर शुश्रूषा। तो बताइए जरा कौन सा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है यानी सा है ये बिल्कुल सही है। तो शुश्रूषा कैसे लिखेंगे, शु छोटी वाली ऊ की मात्रा, फिर शा लिखा, फिर बड़ी ऊ की मात्रा और फिर यहाँ पे षटकोण वाली जो सा है यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब बताइए जरा यहाँ पे 22वें क्वेश्चन का कि त्योहार, माधुर्य, प्राणी विज्ञान और परोपकार। तो बताइए जरा इसमें से क्या होगा सही। तो बताइए इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो बताइए दोस्तों, आपको बताना भी है कि माधुर्यता ऐसा लिखा जाता है, प्राणी विज्ञान ऐसा लिखा जाता है, त्योहार ऐसा लिखा जाता है, तो शुद्ध कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है त्योहार, यह बिल्कुल सही है। तो त्योहार बिल्कुल सही है। माधुर्य, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, या प्रत्यय के साथ कभी भी ता प्रत्यय नहीं जुड़ता। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे माधुर्य या प्रत्यय है और ता जुड़ गया है तो हमेशा वह गलत हो जाएगा। तो माधुर्य के साथ ता कभी भी नहीं जुड़ेगा, यानी या प्रत्यय के साथ ता कभी भी नहीं जुड़ेगा। और जैसे हो गया सौंदर्यता, तो अगर हमें सौंदर्य कहा फिर ता भी जोड़ दिया तो गलत होगा, सौंदर्य कहे तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर ता जोड़ दिया तो वह अशुद्ध हो जाएगा। तो जैसे भी या के साथ कभी भी ता नहीं जुड़ेगा। प्राणी विज्ञान की बात करें तो ये छोटी एक की मात्रा आती है प्राणी और फिर विज्ञान, और प्रत्युपकार की बात करें तो ये यू की मात्रा आती है, छोटी ओ की मात्रा, और फिर यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। तो यहां तक दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो इसका आंसर दीजिए जरा कि क्वेश्चन नंबर 23 से आपको यहां पे पूछा है कि राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से सम्मानित किया गया। तो सम्मानित की स्पेलिंग सही कर देना। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजेश जोशी जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो किस वर्ष दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में। तो कब दिया गया था जरा बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपको मिलेगा जो आपको यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है 2002। यह बिल्कुल सही है। राजेश जोशी जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वह 2002 में दिया गया था। अब जरा आप ये बताइए कि यह जो पुरस्कार दिया गया था राजेश जोशी जी को किस रचना के लिए दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका आंसर बताइए जरा कि नया खून नामक जो साप्ताहिक पत्र है इसका प्रकाशन किसने किया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, नया खून नामक जो साप्ताहिक पत्र है इसके संपादन का कार्य जो किया था दोस्तों, यह किया था राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, मुक्तिबोध या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो आपको मिलेगा या आपको मिलेगा मुक्तिबोध। तो बिल्कुल सही है। 24 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर बताइए जरा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, मुक्तिबोध या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी। तो कौन सा इसका सही होगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं बहुत प्रसिद्ध रचना है, एनसीईआरटी में है। तो जो एनसीईआरटी में है तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें तो बच्चे काम पे जो जा रहे हैं वह है राजेश जोशी जी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं ये किसकी रचना है, ये है राजेश जोशी जी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। 25 तक ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरबी भाषा का आपको यहाँ पे बताना है कि अरबी भाषा का शब्द नहीं है। तो कौन सा अरबी भाषा का शब्द नहीं है जरा बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरबी भाषा और पुर्तगाली भाषा तो हमने आपको याद करवाई थी, तो अब आपको याद भी हो गया होगा और आसानी से आप कर भी रहे होंगे। तो
तो बताइए अरबी भाषा का शब्द नहीं है आदमी, इज्जत, कमरा या फिर इमारत। आदमी, इज्जत, कमरा या फिर इमारत, तो कौन सा इसका सही है, यानी अरबी भाषा का शब्द नहीं है। तो बताइए जरा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही है। कमरा की बात करें तो ये पुर्तगाली भाषा का है। किसका है? पुर्तगाली भाषा का है। किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्न में से फारसी शब्द का आपको बताना है कि फारसी भाषा का कौन सा शब्द है। तो कौन सा होगा जरा बताइए फारसी भाषा का? गुलाम, आराम, मानसून या फिर तारीख। तो फारसी भाषा का जो शब्द है वो कौन सा है दोस्तों बताइए? ए, बी, सी या फिर डी। तो कौन सा इसका सही होगा? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको आराम दिखाई दे रहा है ना, आराम फारसी भाषा का शब्द है। मानसून की बात करें, तारीख की बात करें तो यह किस भाषा के शब्द है? इसकी बात करें तो यह अरबी भाषा के शब्द है। और गुलाम की बात करें तो यह भी किस भाषा का है? तो यह भी आपको अरबी भाषा का ही मिलेगा। तो यानी यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की बात तक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात है और आपको बताना है कि पुर्तगाली भाषा शब्द का चयन करें। तो इसमें से आपको पुर्तगाली भाषा का चयन करना है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में स्पेशली यूकेएसएससी के एग्जाम में विदेशी भाषा का जो शब्द होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एग्जाम में एक प्रश्न आपको पूछा ही पूछा जाएगा। तो रट लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विदेशी भाषा के शब्द और आपको याद करना ही है। तो पुर्तगाली भाषा शब्द का चयन करें। मशहूर, अखबार, मिस्त्री या फिर औरत। तो पुर्तगाली भाषा का आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको इसका राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा मिस्त्री। तो मिस्त्री किस भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का है। जैसे आप याद कैसे करोगे? आपने देखा कमरा किस भाषा का है? पुर्तगाली का है। कमरा कौन बनाता है? मिस्त्री बनाता है। तो मिस्त्री भी किस भाषा का होगा? पुर्तगाली भाषा शब्द का ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 ही हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए कि नई कविता का आत्मसंघर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है और आपने ये बताना है कि इसकी विधा क्या है। कविता है, कहानी है, उपन्यास है या फिर निबंध संग्रह है। तो बताइए दोस्तों क्या है नई कविता का आत्मसंघर्ष, इसकी विधा क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये आपको मिलेगा एक निबंध संग्रह है और जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी है उनकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन सी कहानी मुक्तिबोध जी की नहीं है। अब यहाँ पे मुक्तिबोध जी की कहानी आपको बतानी है कि कौन सी नहीं है। विपात्र, यह तो यूकेएसएससी ने कनिक साइक एग्जाम में पूछा था। काठ का सपना, पक्षी और दीमक, दो पंक्तियों के बीच में। तो कौन सा इसका सही होगा? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर आपने सोच लिया? जी हाँ, अगर आपने सोच लिया है तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दो पंक्तियों के बीच में। और यह क्या है? राजेश जोशी जी की है। किसकी है? राजेश जोशी जी की। और इसी के लिए वर्ष 2002 में क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। तो अब जरा दोस्तों आप बता दीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, यानी आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको गलत कितने हुए, कितने प्रश्न आपको नहीं आते थे और उस हिसाब से अपने माइनस कर दीजिए कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं अभी तक 30 में से। तो बताइए जरा कितने हैं आपके। तो बताइए दोस्तों कितने हैं आपके नंबर, जरा बताइए जल्दी। तो बताइए कि नई कविता का आत्मसंघर्ष की विधा तो आपने देखा और दो पंक्तियों के बीच में ये भी आपने देख लिया है। तो आपके कितने बन रहे हैं? क्या किसी के अभी 30 से 30 नंबर भी हैं? तो बताइए। तो देखिए जिसके 30 से 30 है तो बहुत ही बढ़िया है, एक्सीलेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो लास्ट जो 20 क्वेश्चन है उसका अब यहाँ पे आपको बताना है कि लास्ट 20 क्वेश्चन में आपके कितने बने हैं और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने बने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि पंत जी को साहित्य अकादमी यानी सुमित्रा नंदन पंत जी की बात कर रहे हैं, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1968, 1960, 1962 या फिर 1959। तो बताइए दोस्तों 1959, 1962, 1960 या फिर 1968। तो बताइए जरा कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार पंत जी को और किस रचना के लिए मिला था? तो देखिए रचना की बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा के लिए मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था ये 1960 में मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 कि समर गाथा नामक प्रसिद्ध जो लंबी रचना है वो किसकी है? ये एक प्रसिद्ध कविता है और किसकी है आपको बताना है। सूर्यकांत जी, निराला जी की, महादेवी वर्मा जी की, सुमित्रा नंदन पंत जी की या फिर राजेश जोशी जी की। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, राजेश जोशी जी इसका बिल्कुल सही आंसर है और राजेश जोशी जी आपको ध्यान रखना है
फिर है क्वेश्चन नंबर 33, और यह प्रश्न यूकेएसएससी ने ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था और आप इसका आंसर अच्छे से जानते ही होंगे। तो बताइए जरा कि भूरी भूरी खाकधूल की यानी जो रचना है वो किसकी है? राजेश जोशी, महादेवी वर्मा, मुक्तिबोध और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और आपने यह भी बताना है कि इसकी विधा क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी विधा क्या है। तो भूरी भूरी खाकधूल की बात करें तो देखिए दोस्तों, मुक्तिबोध जी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन पे बात करने से पहले आप यहाँ पे जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं उनके बारे में आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उन्होंने साप्ताहिक जो पत्र है नया खून प्रकाशित किया था, है ना, मार्क्सवादी विचारधारा से काफ़ी प्रसिद्ध थे। 1917 में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, और ये इनकी कहानी थी जैसे काठ का सपना, दीमक और पक्षी और दीमक, विपात्र, ये तो यूकेएसएससी ने पूछा था, सौंदर्य के उपासक, क्लाउड इथली और ब्रह्म राक्षस का शिष्य। फिर निबंध संग्रह 2 थे, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष। तो यह आपको ध्यान रखना था। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34-35 की तत्सम शब्द को आपको बताना है कि बताइए दोस्तों इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? छिलका, रुपया, सुहाग या फिर सकरा। तो तत्सम शब्द कौन सा है आप बताइए जरा, इसमें से कौन सा होगा? तो तत्सम शब्द की बात करते हैं, ABCD, कौन सा इसका सही होगा? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की बात करें, जो आपको यहाँ पे सरकरा दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। सुहाग की बात करें तो सौभाग्य होता है, रुपया की बात करें तो रौप्य होता है, और छिलका की बात करें तो शल्का होता है। फिर है यहाँ पे अगला यानी 35वां कि यहाँ पे बताना है कि तत्सम शब्द का चयन करें, भेड़िया, रुपया, शुंड या फिर सरकरा। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दिया है, तो ये तो आपको ऑप्शन नंबर बी तो आप पहले ही गलत कर दोगे। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है शुंड, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपको एकदम खराब मिल गए हैं, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। तो बताइए, वैसे तो मिल गया है, शुंड बिल्कुल सही है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 से 40 कि शुद्ध शब्द का चयन करें। तो बताइए दोस्तों, अंत्याक्षरी जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? अंत्याक्षरी ये वाला, बी वाला, सी वाला या फिर डी वाला, तो कौन सा लिखा जाता है? बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, अंत्याक्षरी कैसा लिखा जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, जो लिखा जाता है आप बताइए A, B, C या D। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है, अंत्याक्षरी, बिल्कुल सही। यानी पहले आधा ना आ गया, फिर आधा ता आ गया, फिर या बड़ी ई की मात्रा यानी बड़ी आ की मात्रा, फिर छा, और फिर बड़ी यानी रा की मात्रा बड़ी ई। तो अंत्याक्षरी ऐसे लिखते हैं। फिर है यहाँ पे अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकृत या अनधिकृत, तो कौन सा इसका सही होगा? तो बताइए ABCD इसमें से कौन सा सही होगा? तो बताइए दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर जो बी है, अनधिकृत, यह बिल्कुल सही है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि कैलाश, कैलाश, कैलाश या फिर कैलाश। तो बताइए दोस्तों इसे शुद्ध कैसा लिखा जाता है? तो आपको बताना है कि इसे शुद्ध कैसे लिखते हैं। 38 का राइट आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो देखिए दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा यह मिलेगा ऐसा, कैलाश ऐसा लिखा जाता है, कैलाश। तो ध्यान रखना, कैलाश ऐसा ही लिखा जाता है। जो आपको यह वाला दिखाई दे रहा है ना, यह गलत है और यह सही है, कैलाश ऐसा ही लिखा जाता है। फिर है 39वां क्वेश्चन, शुद्ध शब्द वाले हैं। तो जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा या फिर जिजीविषा। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से सही होगा, जिजीविषा कैसा लिखा जाता है? तो बताइए A, B, C या फिर D। तो कौन सा इसका सही होगा? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो यह होगा जिजीविषा, बिल्कुल सही है, जीविषा। तो जिजीविषा इसका बिल्कुल सही शब्द है। काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिजीविषा। और यहीं पर बात करें अगर 40वां है कि वाल्मीकि द्वारिका अहिल्या, तो कौन सा होगा सही? तो शुद्ध शब्द आपको चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, यह है बिल्कुल शुद्ध शब्द। वाल्मीकि ऐसा लिखा जाता है, वाल्मीकि गलत लिखा जाता है। द्वारिका की बात करें तो द्वारका लिखा जाता है, और अहिल्या की बात करें तो अहिल्या लिखा जाता है। तो यह भी ध्यान रख लेना। और क्वेश्चन नंबर 40 यह हो गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मदिरा पीने वाले प्याले के लिए, मदिरा पीने वाले प्याले के लिए एक शब्द है, यानी जिससे मदिरा पीते हैं उस प्याले का नाम क्या है, यानी उसके लिए एक शब्द क्या है? चषक, चतुष्पद, शाकी या फिर महखाना। तो महखाना बताइए जरा कौन सा सही होगा? तो A, B, C या फिर D, कौन सा सही होगा? तो देखिए दोस्तों, चषक बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो A दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। भय से घबराने वाले के लिए एक शब्द क्या है? मंथर, कूप मंडूक, कातर या फिर निरापद। तो निरापद, कातर या फिर मंथर, तो कौन सा सही होगा? तो बताइए A, B, C या फिर D, कौन सा सही होगा? तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी यानी कातर। तो कातर बिल्कुल सही है। अगला है कि जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो
तो जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अविकल, अवीरा, खंडिता या फिर अद्युड़ा। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? अद्युड़ा। तो बताइए क्या होगा इसका सही? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो अबीरा आपको मिलेगा। तो जिस स्त्री का ना तो पुत्र है ना पति है उसके लिए अबीरा कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है? तो पहले क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए आप कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मदन, मनोज, शशीपति या फिर पुष्पधनुआ। तो कौन सा इसका सही होगा? मदन, मनोज, शशीपति या फिर पुष्पधनुआ। तो देखिए दोस्तों, कामदेव का पर्यायवाची आपको पूछा है, तो जो यहाँ पे आपको जो शचीपति दिखाई दे रहा है ना, यह बिल्कुल सही है। शचीपति की बात करें तो ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। यहीं पर अगर रतिपति पूछा जाता तो रतिपति होता है किसका? कामदेव का। तो ऑप्शन जो आपको ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल गलत है। एक दिन बोलेंगे पेड़, तो यह किसकी रचना है? तो बताइए दोस्तों, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, राजेश जोशी, महादेवी वर्मा। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो जी हाँ दोस्तों, राजेश जोशी बिल्कुल सही आंसर है और शचीपति यहाँ पे आप सभी ने देख लिया था। राजेश जोशी जी के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे हमने आपको बताया था कि एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और जन्म की बात करें तो 1946 मध्य प्रदेश में हुआ था। बच्चे काम पे जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, है ना। और दो पंक्तियों के बीच में रचना के लिए उन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और कुछ यहाँ पे जैसे कविताएं हैं, समर गाथा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमने प्रश्न में आपको पूछा था। और कहानी आप देखिए, दो ही हैं, कपिल के पेड़, सोमवार व अन्य कहानियाँ। तो यहाँ तक ये था। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति या फिर अतिशयोक्ति। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 46 का? तो बताइए दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है ना, अतिशयोक्ति, बिल्कुल ऐसा लिखा जाता है, अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति ऐसा लिखा जाता है, अतिशयोक्ति। तो यानी शाह यानी पूरी आएगी, फिर ये अतिशयोक्ति नहीं, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 47, शुद्ध आपको बताना है कि वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि या फिर वाल्मीकि, कौन सा शुद्ध है? तो ये तो हमने आपको डिस्कस कराया था, आई होप आपको याद होगा। तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही है, वाल्मीकि ही लिखा जाता है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 48 से कि विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा कि कृतज्ञ का कृतज्ञ, ग्रथित का विकीर्ण, अविराव का तिरोभाव या इप्सित का कुक्षिप्त, कौन सा सुमेलित नहीं है यानी विलोम शब्द नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, ग्रथित का विकीर्ण होता है, आविर्भाव का तिरोभाव होता है और इप्सित की बात करें तो अनिप्सित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ये है बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रसाद का विलोम क्या है? प्रसाद, तो बताइए जहर है, तज्य है, राजमहल है या फिर पर्णकुटी है? तो कौन सा सही है प्रसाद का विलोम? तो जी हाँ दोस्तों, प्रसाद कहते हैं राजमहल को और इसका जो विलोम होगा वो होगा पर्णकुटी यानी झोपड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अरबी भाषा का शब्द नहीं है। मुसाफिर, मानसून, अखबार या फिर तोप। तो कौन सा नहीं है बताइए जरा, अरबी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, हमने अरबी भाषा को आपको कम से कम 5-6 बार रिवाइज करा हुआ है, तो आपको याद हो भी चुके होंगे और होना भी चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, तोप, बिल्कुल सही है। ये तुर्की भाषा का है। तो यहाँ तक दोस्तों आपने देखा था और अरबी भाषा को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। हमने आपके हिसाब से जो ट्रिक बनाई थी आप यहाँ पे देख सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। लेकिन इससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपके 50 में से कितने नंबर बने हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपने क्या किया है, स्किप किए हैं। तो ज़रूर बताइए आपके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको बताना है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।